I became the necromancer of the academy. प्रस्तावना। टैप टैप। कठोर जूतों की लगातार बजने वाली आवाज गलियारे में गूंज रही थी। आज मेरा आखिरी दिन है ना? हालांकि अकादमी में प्रोफेसर के रूप में यह मेरा आखिरी दिन था, लेकिन मुझे जरा भी घबराहट महसूस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मानो मैं दूर से किसी और के साथ कुछ घटित होते हुए देख रहा हूं। बिल्कुल वैसा ही मुझे महसूस हुआ। इसे वास्तविकता से पलायन कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में मुझे उस स्तर की ईमानदारी के अलावा और कुछ भी महसूस नहीं हुआ। टैप टैप टैप। मैं थोड़ा और आगे चला और लंबी गलियारे के अंत में, प्रवेश द्वार के पास, एक महिला हाथ बांधे मेरा इंतजार कर रही थी। उसके सुनहरे बाल थे जो पोनीटेल में बंधे हुए थे, जो उसके कंधों से होते हुए उसकी छाती तक आ रहे थे। ध्यान से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि उस पर पड़ रही गर्म धूप प्रकृति का एक ऐसा खेल था जो उसकी पहले से ही खूबसूरत उपस्थिति को और भी निखारने के लिए ही बनाया गया था। एरिका ब्राइट। मैंने उसका नाम ऐसे थूका जैसे उल्टी कर रही हो। एरिका ने अपनी बाहें मोड़ी और अपने होठों पर एक विकृत मुस्कान बिखेरी जो उपहास के करीब थी। आपको कैसा लगता है? हम्मा। मैं थोड़ा परेशान था, किस तरह का जवाब उसे संतुष्ट करेगा। लेकिन एरिका, जिसने अभी भी अपनी बाहें क्रॉस कर रखी थीं, ने अपनी ड्रेस की आस्तीन पर उंगलियां थपथपाते हुए फिर से बात की। आपको अकादमी से निकाले जाने पर कैसा लग रहा है? वो भी आपकी मंगेतर की वजह से। हाँ, बस इतना ही। मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि मैं उसे संतुष्ट करने के लिए सही शब्द नहीं ढूंढ पा रहा था। लेकिन भावनाएं इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि अपनी भावनाओं को इतने स्पष्ट रूप से व्यक्त करना मुश्किल था, सिवाय इसके। मैं राहत महसूस कर रहा हूं। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ ऐसा कहा। पिसना। एरिका ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए दांत पीसे और एक गर्म सांस छोड़ी। अरे, तुम्हें तो मजे करना भी आता है? फिर? अच्छा, आगे चलकर थोड़ा मुस्कुराना। शायद तब तुम्हें मुझ जैसी औरत के हाथों धोखा न खाना पड़े। अपनी बाहों को खोलकर और मुट्ठियां भींचकर जब उसने यह कहा और मेरे पास से गुजरी, तो संतरे की ताजगी भरी खुशबू मेरी नाक में आई। मेरे रास्ते से हट जाओ और कृपया फिर कभी मेरी जिंदगी में मत आना। एरिका जब मुझसे मुंह मोड़कर चली गई तो मैंने उसे सिर हिलाकर अभिवादन किया। मैं कोशिश करूंगा। टैप टैप टैप। एक बार फिर, जूतों की लयबद्ध आवाज के साथ, मैं अकादमी से बाहर निकल गया। शायद छुट्टियों के चलते ही आमतौर पर भीड़ भाड़ वाली अकादमी काफी शांत थी। धीरे धीरे मुड़कर मैंने उस जगह को खाली निगाहों से देखा जहां मैंने 3 महीने बिताए थे। लेकिन जिस शांति की मैंने अभी बात की, उसके विपरीत दर्जनों या सैकड़ों राक्षस उस विशाल अकादमी के चारों ओर अराजक रूप से घूम रहे थे। वे सभी एक साथ मेरी ओर हाथ हिलाने लगे, खिलखिलाते और हंसते रहे। उफ! मैं तुम्हारी आंखें खाना चाहता था। नहीं, मुझे तुम्हारी ये काली आंखें अपनी बना लेनी चाहिए थी। एक दिन मैं तुम्हारे अंगों को काटकर तुम्हारा खून शराब की तरह पीऊंगा। आखिरकार आजादी, स्वतंत्रता। हाँ हाँ, तो ऐसा महसूस होता है कि है। एक दिन मैं अपने 6 हाथों से तुम्हारी आंतें खोदकर निकालूंगा, उन्हें अपने मुंह में डालूंगा और फिर उन्हें अपने 180 दांतों से चबाऊंगा। आखिरकार यह जगह आखिरकार भूतों का निवास स्थान बन जाएगी, मृतकों का विश्राम स्थल। कितनी दयनीय जगह है। रॉबिन अकादमी एक प्रसिद्ध स्थान है जहां गेम रिट्राई की कहानी घटित हुई थी। यह वह स्थान था जहां गेम का नायक, अन्य मुख्य पात्र और सहायक कलाकार पहली बार एक साथ आए थे। दुर्भाग्यवश, इसका निर्माण उन लोगों के कब्रिस्तान के ऊपर किया गया था जो गुमनाम रूप से दफनाए गए थे, और अब वही गुमनाम आत्माएं इसे त्रस्त करती हैं। मैंने जो सुना था, उसके अनुसार छात्रों को अतीत से बंधे न रहने और हमेशा भविष्य की ओर अग्रसर रहने की शिक्षा देने के लिए ऐसी विचित्र जगह का चयन किया गया था। स्कक। उन बुरी आत्माओं को रोकने के लिए मैंने जो संघर्ष किया था, उसे याद करके मेरी जीभ ठंडी पड़ गई। और खेल की मुख्य कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। जो कुछ भी। राक्षसों के श्राप सुनकर मैं मुड़कर वहां से चला गया। हाँ, हर चुनाव के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जैसे ही मैंने अकादमी के मुख्य द्वार से बाहर कदम रखा, मुझे पीछे से दुष्ट आत्माओं की चीखें और हंसी सुनाई दी। चूंकि मुझे पहले रिट्राई खेलने की यादें थीं, इसलिए मुझे पता था कि खेल इस स्थिति को सही ढंग से कैसे व्यक्त करेगा। घटना असफल रही, राक्षसों पर लगा प्रतिबंध टूट गया। अध्याय 1, परिणाम शुरू होते हैं। धप खड़खड़ाहट। धप खड़खड़ाहट। अपने गृहनगर लौट रही गाड़ी के अंदर जब मैं गुजरते हुए नीरस दृश्यों को देख रहा था, तो मैंने अपने कुछ हद तक खेदजनक जीवन पर एक नजर डाली। मेरा वर्तमान नाम ड्यूसवर्डी था, जो उत्तरी क्षेत्र के नॉर्थ वेडन पर शासन करने वाले एक कुलीन परिवार का दूसरा पुत्र था। हालांकि, यदि आप मुझसे मेरा असली नाम पूछें, वो किम शिनवू थे। मैं दक्षिण कोरिया में रहने वाला 25 साल का एक नौजवान था। मैंने विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, अपनी सैन्य सेवा पूरी की और एक कंपनी में काम किया, और इस सब के दौरान मुझे भूत दिखाई देने लगे थे। मैं देखने में साधारण लग सकता था, लेकिन वास्तव में मैं साधारण नहीं था। मेरी नानी और दादी दोनों ही तांत्रिक थीं। मेरी नानी, जो विशेष रूप से पूजनीय और शक्तिशाली थीं, ने मुझे ये शब्द कहे। आपकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत प्रबल है।
यदि आप तांत्रिक मार्ग पर नहीं चलेंगे तो यह आपको बर्बाद कर देगा। मेरी माँ, जो हमेशा अपनी माँ के जादू टोने से परेशान रहती थी, स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन यह एक गलती थी। क्या एक ऐसा लड़का जिसने अपना पूरा जीवन मृत लोगों को देखते हुए बिताया हो, वास्तव में सामान्य भावनाएं रख सकता है? क्या आप उस स्थिति में मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं जब आपकी सहपाठी, जिसकी एक दिन पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, स्कूल लौटने पर आपका गला घोंट दे और आपसे पूछे कि आप उसे क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो कुछ ही दिन पहले अपने अपार्टमेंट से गिरने के बाद मर गया था और वह हर रात आपके कमरे की खिड़की से चढ़कर कहता है कि वह जीना चाहता है, तो क्या आप सदमे में नहीं आ जाएंगे? इसी वजह से मेरी भावनाएं फीकी पड़ गईं, मानो थक गई हों। नहीं, सही कहें तो मेरी भावनाएं इस तरह जीने की वजह से फीकी नहीं पड़ी, बल्कि मेरे जीने के लिए ही वे ऐसी बन गईं। मुझ जैसा व्यक्ति ड्यूस वर्डी क्यों बन गया, जिसका नाम केवल रिट्राई गेम में ही दिखाई दिया? मुझे पता नहीं था। मुझे लगा कि यह हमेशा की तरह किसी भूत की शरारत है, लेकिन यहाँ लगभग 6 महीने रहने के बाद ऐसा लगा कि यह कोई शरारत नहीं थी। उन 6 महीनों के दौरान बहुत कुछ हुआ। मैंने कुलीन वर्ग की भाषा और शिष्टाचार सीखा और यहाँ तक कि जादू की समझ भी आवश्यक हो गई। हालांकि ड्यूस की सारी उपलब्धियां गायब नहीं हुईं, उनकी जादुई शक्तियों की समझ और उनका प्रयोग मेरे भीतर बना रहा, इसलिए अनुकूलन में ज्यादा समय नहीं लगा। अगर आप पूछें कि क्या ड्यूस एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। वे मंदबुद्धि नहीं थे, लेकिन असाधारण भी नहीं थे। उसके पास एक काउंट के दूसरे बेटे के रूप में बने रहने के लिए पर्याप्त धन था, भले ही वह बहुत सारी गपशप करने वाला और तथाकथित बुरे कामों में लिप्त व्यक्ति था। खैर, मुझे उम्मीद थी कि अब जब मैं देव बन गया हूं तो मैं कुछ साधारण हो जाऊंगा। मुझे लगा था कि भूतों को देखने वाली मेरी वो भयानक आंखें गायब हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मजे की बात यह है कि खेल की कहानी तलवारों और जादू से भरी एक मध्ययुगीन काल्पनिक दुनिया में घटित होती थी। यहां दिखाई देने वाले भूतों की संख्या दक्षिण कोरिया गणराज्य की तुलना में कहीं अधिक थी। नजारा कितना खूबसूरत है ना? उदाहरण के लिए, मैं अपने परिवार द्वारा भेजी गई निजी गाड़ी में अकेला सवार था। लेकिन इससे पहले कि मुझे कुछ पता चलता, दूसरी तरफ बैठी एक महिला की परछाई मुस्कुराते हुए मुझसे बात करने लगी। अरे बाप रे, क्या तुम कम से कम मुझे जवाब तो दे सकते हो? मैंने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। मेरी दादी ने मुझे अनगिनत बार बताया था कि मृतकों से बात करना अच्छा व्यवहार नहीं है। वास्तव में, उनके साथ जुड़ने के बाद मुझे अच्छा अनुभव होना भी दुर्लभ था। तुम मुझे देख रहे हो, है ना? भूतनी अचानक खड़ी हो गई और मेरी ओर आने लगी। धत तेरी की! पहले, मैं जहां बैठा था वहां से केवल उसका दाहिना हिस्सा ही देख पा रहा था, लेकिन जैसे ही वह मेरे पास आई, मैं उसका वह हिस्सा देख सका जो पूरी तरह से जल गया था, मानो उसे जिंदा जला दिया गया हो। उस भयावह दृश्य को देखकर मेरी आंखें लगभग बंद हो गई थीं, लेकिन अंत में मैंने खुद को किसी तरह संभाले रखा। शायद इसलिए क्योंकि भूतों के बीच भी यह एक भयानक दृश्य था, फिर भी मैं इस तरह की चीजों का कुछ हद तक आदी हो चुका था। मेरी तरफ देखो। मैंने धीरे से उस भूतनी से नजरें मिलाईं जिसने अपना चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब कर लिया था, और खुशी से उसके होंठ चौड़े हो गए थे। मैंने धीमी आवाज में बात की ताकि मेरे परिवार द्वारा मुझे घर वापस ले जाने के लिए भेजे गए कोचवान को मेरी आवाज सुनाई न दे। आप आराम से तशरीफ रखिए। अरे बाप रे, मुझे नजरअंदाज करने के बाद अब तुम शिष्टाचार दिखा रहे हो? मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रहा था। क्या तुम मुझे अनदेखा नहीं कर रहे थे? मैं विचारशील था। क्या आप कह रहे हैं कि आप विचारशील थे? मेरी विनती पर मेरे सामने बैठी महिला भूत ने अपना सिर झुकाया और पूछा। मैंने उसका बायां आधा हिस्सा फिर से देखा, जो एक खूबसूरत अधेड़ उम्र की महिला का था, लेकिन दूसरी तरफ, जलने के कारण उसकी आंखें टेढ़ी हो गई थीं, उसकी त्वचा खिंची हुई थी और उसमें से मवाद निकल रहा था। मुझे लगा कि तुम अदृश्य होना चाहते हो। क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि कोई मेरा बदसूरत पक्ष देखे। ओह! लेकिन आप में एक ऐसी सुंदरता है जो इससे कहीं बढ़कर है। यह एक ऐसी सुंदरता है जो अपनी कमजोरियों से शर्मिंदा नहीं होती। एक ऐसी सुंदरता जिस पर गर्व किया जा सकता है। क्या तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे हो? मैं बस वही कह रहा हूं जो मुझे महसूस हो रहा है। धन्यवाद। शर्म से लाल हुई भूतनी गायब हो गई। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह गुस्से में थी। गुस्सा आना इतना आसान नहीं था। वह शायद इसलिए चली गई क्योंकि वह बातचीत से संतुष्ट थी। हम्मा। और भूतों से निपटने का मेरा यही तरीका था। बेवजह मारपीट और लड़ाई झगड़ा नहीं। मैं वही कहता हूं जो वे सुनना चाहते हैं, मैं उनसे वही बातचीत करता हूं जो वे करना चाहते हैं, और उन्हें वही सुकून देता हूं जो वे महसूस करना चाहते हैं। जिंदगी वाकई मजेदार है। मैं उस जगह को खाली निगाहों से घूरता रहा जहां पहले भूतनी बैठी थी। मेरी जीभ ऐसे झंझना रही थी जैसे मैं कड़वी जड़ी बूटियां चबा रहा हो। उनकी वजह से मेरी भावनाएं सुस्त पड़ गई थीं। लेकिन मैं यहां उनके घावों और खाली दिलों को सांत्वना दे रहा था। बहुत खूब। अपनी नई अधिग्रहित प्रयोगशाला के चारों ओर देखते हुए प्रोफेसर पेर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वह ऐसा क्यों नहीं करेगी? विशाल प्रयोगशाला साफ सुथरी थी और फर्नीचर भी सुव्यवस्थित तरीके से रखे गए थे।
क्या मेरे लिए इस जगह का इस्तेमाल करना वाकई ठीक है? प्रोफेसर पेर, जिन्हें अचानक स्टाफ की रिक्ति के कारण नियुक्त किया गया था, ने मान लिया था कि उन्हें कार्यस्थल के रूप में एक छोटा और तंग कमरा दिया जाएगा। लेकिन एरिका ब्राइट ने प्रोफेसर पेर की आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया पर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल। प्रोफेसर पेर के लिए हमें इतना तो करना ही होगा, जो इतनी कम सूचना पर हमारे पास आए हैं। नहीं, मुझे वैसे ही स्वीकार करने के लिए धन्यवाद जैसा मैं हूं। दरअसल, पेर एक अन्य अकादमी में प्रोफेसर थी। वे काफी प्रतिभाशाली भी थीं और मानव शरीर जादू के मामले में वर्तमान युग में उनकी कोई बराबरी नहीं थी। उनके अचानक रोबर्न अकादमी में आने का कारण उनकी पिछली अकादमी में चल रहा सत्ता संघर्ष था। पेर को अकादमी के प्रोफेसरों की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने किसी भी गुट में शामिल नहीं हुई और पूरी तरह से अपने शोध पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन नए छात्रों के प्रवेश के महत्वपूर्ण समय में वे अचानक बेरोजगार हो गईं। अपने शोध को जारी रखने के लिए कोई जगह न मिलने और कोई समर्थन न मिलने से निराश होकर पेर तुरंत एरिका ब्राइट के प्रस्ताव से आकर्षित हुई और रोबर्न अकादमी में शामिल हो गई। हो सकता है कि पिछले प्रोफेसर का कुछ सामान अभी भी वहां मौजूद हो। अरे, मैं इसका ध्यान रखूंगा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता जब कोई मेरी प्रयोगशाला में चीजों को छूता है। जी हाँ, उस स्थिति में आप व्याख्यान योजना भरकर हमें भेज सकते हैं। समय सीमित होने के कारण आप पिछली अकादमी में उपयोग की गई योजना का संदर्भ ले सकते हैं। जरूर। धन्यवाद। एरिका मुस्कुराते हुए चली गई। उसे जाते हुए देखकर पेर ने एक गहरी आह भरी। वह वाकई बहुत सुंदर है। एरिका के सुनहरे बाल करीने से संवारे हुए और बेहद खूबसूरत थे और उसका काया किसी मॉडल से कम नहीं था। उसकी मुस्कान सूरज की तरह चमकदार थी और उसका व्यवहार संयमित था। इसके अलावा वह एक दयालु स्वभाव की भी थी। पेर ने प्रयोगशाला में लगे पूरे आकार के दर्पण में खुद को देखा और सोचने लगी कि वह एरिका जैसी बनना चाहती है। लेकिन वहां उसका सामना एक छोटी लड़की से हुआ जिसके गुलाबी बाल बिखरे हुए थे, ठीक से संवारे नहीं गए थे और जगह जगह से निकले हुए थे। उसकी त्वचा पीली थी क्योंकि वह हमेशा प्रयोगशाला में ही रहती थी और उसे धूप नहीं मिलती थी। उसके स्तन अत्यधिक उभरे हुए थे जिससे उसके शरीर का अनुपात और भी बिगड़ गया था। आईने में उसकी जीभ बाहर निकली हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह सड़क से किसी बेघर व्यक्ति को घर ले आई हो। पेर हमेशा से खुद को नापसंद करती थी। उसका इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था। सबसे बुरा, सबसे बुरा। हाँ, कुछ अजीब था। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपनी ही आवाज दोबारा सुनी हो और वह भी दर्पण से। मैं सबसे बुरा हूं। उसने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, यह सिर्फ उसकी कल्पना थी और उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। क्या मैं पर्याप्त नींद नहीं ले रहा हूं? पेर ने अंगड़ाई ली और अपनी आंखों के नीचे के काले घेरों को देखा। उसने फैसला किया कि आज वह बस थोड़ा सा तैयार होकर आराम करेगी। और व्याख्यान की योजना क्या है? मैं उसी शिक्षक का उपयोग कर सकता हूं जिसे मैंने पिछली अकादमी में पढ़ाने की योजना बनाई थी। कम से कम मुझे इसे इस प्रारूप में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होगी। उसने सोचा कि वह इसे जल्दी खत्म कर लेगी और सफाई करने के लिए मुड़ गई, लेकिन हम्मा! वह झट से वापस दर्पण की ओर मुड़ गई। अभी कुछ अजीब सा हुआ। चूंकि उसने अपनी पीठ दिखाई थी, इसलिए उसकी पीठ दर्पण में प्रतिबिंबित होनी चाहिए थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि दर्पण अभी भी उसका सामने का हिस्सा दिखा रहा है। स्वाइश! स्वाइश! वह इधर उधर हिलती डुलती रही, लेकिन दर्पण में दिख रहा उसका प्रतिबिंब वैसा ही रहा। क्या पिछले प्रोफेसर ने किसी प्रकार का जादू किया था? उसने सुना कि पिछले प्रोफेसर को बर्खास्त कर दिया गया था। अगर बर्खास्त किए गए प्रोफेसर ने ऐसा काम किया था, तो उनका चरित्र निश्चित रूप से संदिग्ध रहा होगा। पेर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे ध्यान से जांचा। यह जादू तो नहीं है ना? इसमें कोई जादू नहीं था, बस एक साधारण दर्पण था जिसमें जरा सी भी जादुई शक्ति नहीं थी। हम्मा! जब पेर इस अजीबोगरीब स्थिति पर विचार कर रही थी और अपनी बाहें मोड़े बैठी थी, तभी एक छोटी लड़की की फुसफुसाती आवाज उसके कान में सुनाई दी। आप कहाँ चले गए थे? क्या? चौंक कर पेर ने जल्दी से अपना सिर घुमाया, लेकिन वह अभी भी अकेली थी। क्या? क्या है ये? लेकिन जिस क्षण उसने सोचा कि आखिर यह क्या है, इस बार उसे शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई दिए। आप कहाँ हैं? इस बार एक पुरुष की जोरदार चीख सुनाई दी। क्या? चौंक कर पेर तुरंत बैठ गई और सहज रूप से अपने चारों ओर सुरक्षात्मक जादू का प्रयोग करने लगी। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? हमें फेंक मत दो। हमें अकेला मत छोड़ो। यहां आओ। मेरे पास वापस आओ। मैं गलत थी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। नहीं, मैं गलत थी। आओ, मेरे पास आओ। बस करो। मां, यह हमारी जमीन है। मेरा कमरा। ये मेरा कमरा है। तुम बदबूदार कुतिया, यहां से चली जाओ। यहां से निकल जाओ। क्या मैं तुम्हें खा जाऊं? तुम उसकी जगह नहीं ले सकते। बस चली जाओ। तुम यहां क्यों आई? क्यों? 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 चाहे वह किसी भी तरह का जादू इस्तेमाल करे,
आवाजें बंद नहीं हुईं और उसके दिमाग में गूंजती रहीं। क्षमा कीजिए, मिस। आह आह। आंखों से आंसू बहते हुए पेरे ने धीरे धीरे अपना सिर उस आवाज की ओर उठाया जो उसे पुकार रही थी। प्रयोगशाला के पूरे फर्श को ढके हुए लंबे काले बालों वाली एक युवती ने उसकी ओर मुस्कुराया। जैसे जैसे उस युवती के बाल धीरे धीरे दीवार पर चढ़ते हुए छत तक पहुंचे, उन्होंने पूरे कमरे को ढकना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति कहाँ गया? धड़ाम। लेकिन अचानक उसकी आंखें घूमने लगीं और उनकी दृष्टि खो गई, जिसके बाद फिर एक धीमी धड़ की आवाज के साथ बेहोश हो गई। अध्याय 2, केंद्रीय प्रवेश द्वार का रहस्य। नौकरानी ने मुझे वह कमरा दिखाने के बाद, जो मेरे रहने के लिए तैयार था, यह कहकर चली गई कि खाना तैयार होने पर वह मुझे बता देगी। मुझे गर्मजोशी से स्वागत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे निश्चित रूप से इतनी ठंडी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, जो स्वयं उत्तर की कड़ाके की ठंड के समान थी। क्या मेरे भाई बहनों को पता नहीं था कि मैं आ रहा हूं? वाह! मेरी सांसों से निकलने वाली ठंडी भाप कमरे में मौजूद हीटिंग की जादुई तकनीक से उत्पन्न गर्मी के कारण गायब हो गई। क्या यह साल का सबसे ठंडा समय नहीं है? फरवरी के महीने में बर्फीली हवाएं उत्तर में स्थित विशाल पर्वत श्रृंखलाओं को पार नहीं कर पातीं और वहीं फंस जाती हैं, जिससे उत्तरी वेडन की कुख्यात ठंड पड़ती है। और एक महीने तक भीषण ठंड झेलने के बाद मार्च में जमीन पूरी तरह से जम जाती है, जिससे अधिकांश फसलों की बुवाई असंभव हो जाती है। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन ऐसा लगा कि मैं सबसे गलत समय पर वहां पहुंचा। क्या यही कारण है कि उन्हें मेरे आगमन की सूचना नहीं दी गई? नहीं, कमरा साफ सुथरा था और ऐसा लग रहा था कि कुछ ही घंटे पहले उसकी सफाई की गई थी, इसलिए ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें मेरे आने की सूचना नहीं मिली थी। ऐसे तुच्छ विचारों के साथ मैं कार्यालय के कामों के लिए रखे गए डेस्क और कुर्सी की ओर चला गया और बैठ गया। कुर्सी ने मुझे आराम से अपने चारों ओर लपेट लिया। मैंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। पीठ को आराम देते हुए और इस तरह के इलाज के कारण के बारे में न सोचते हुए मैंने अपना ध्यान किसी अधिक महत्वपूर्ण चीज पर केंद्रित किया, भविष्य के लिए सर्वोत्तम योजनाएं बनाने पर। जिस गेम में मेरा पुनर्जन्म हुआ, उसका नाम रीट्राई था। हालांकि ऐसा लग सकता है कि खेल को ऐसा नाम इसलिए दिया गया था ताकि लोगों को असफल होने पर हार न मानने और फिर से प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, लेकिन वास्तव में उस नाम ने खेल के अंत से संबंधित एक और उद्देश्य भी पूरा किया। पहले दौर में रीट्राई में केवल एक ही परिणाम प्राप्त किया जा सकता था, वह था बुरा परिणाम। सही परिणाम देखने के लिए दूसरे दौर में जाना आवश्यक था। मुझे याद है कि इसकी कड़ी आलोचना हुई थी, इसे गेम कंपनी द्वारा जबरदस्ती खेलने का हथकंडा बताया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं उस खेल में शामिल हूं और जीवन में दूसरा मौका नहीं मिलता। इसलिए अंत में इस दुनिया के लिए एक दुखद अंत के अलावा कोई और संभावना नहीं थी। ऐसा परिणाम न देखने की इच्छा से मैं जबरदस्ती रोबन अकादमी चला गया, जहां खेल शुरू हुआ था, लेकिन नौकरी मिलने के 3 महीने बाद ही मेरी मंगेतर एरिका ब्राइट के कारण मुझे निकाल दिया गया। योजना में काफी गड़बड़ी हो गई। एरिका भी कहानी के विकास में एक महत्वपूर्ण किरदार थी। वह इस वर्ष में प्रवेश करने वाले नायक के सहायकों में से एक थी। उन्हें एक नेकदिल, दयालु और प्यार करने वाली महिला के रूप में चित्रित किया गया था। एरिका ने मुझे धोखा दिया। दिन के अंत तक उसने मेरे प्रति जो घृणा का भाव दिखाया, वह मेरे दिल में मेरी सोच से कहीं अधिक गहराई से अंकित हो गया। गेम में मैंने जिस लड़की को देखा, उसमें विश्वासघात करने की प्रवृत्ति नहीं थी, इसलिए मैंने उस पर पूरी तरह से भरोसा किया। मैं इसे सिर्फ एक खेल के रूप में नहीं देख सकता। एक बेहद दर्दनाक सबक सीखने के बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांति से अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लिया। भले ही मैं अकादमी में नायक के ठीक बगल में रहकर उसकी मदद न कर सकूं, मुझे बाहर से उसकी सहायता करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि सही अंजाम तक पहुंचा जा सके। खैर, अगर मैं महाद्वीप का अंत नहीं देखना चाहता था, तो मेरे पास मूल नायक की सहायता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खेल में ऐसे अंजाम से बचने के लिए नायक को 2 बार कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन इस दुनिया में दूसरा मौका जैसी कोई चीज नहीं थी। इसलिए मुझे, जो सब कुछ जानता हूं, इस स्थिति को रोकने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। बाहर से मदद करने के कई तरीके हैं। जैसे जैसे खेल उत्तरार्ध की ओर बढ़ा, कई खोज और गतिविधियां अकादमी के बाहर घटित हुईं। जब मुझे पहली बार नौकरी से निकाले जाने के बारे में पता चला, तब भी मुझे लगा कि यह काफी अच्छा है। अकादमी में व्याप्त भूतों के कारण कुछ भी करना मुश्किल था। वे ही मुख्य समस्या थे। भूतों की वजह से ही मुझे अकादमी से निकाल दिया गया था। क्योंकि मैं भूतों को देख सकता था, इसलिए उनकी शिकायतों को दूर करने या बुरी आत्माओं को भगाने के लिए मैंने जो भी कदम उठाए, वे दूसरों को विचित्र लगते थे, जो कि काफी तार्किक था। जैसे जैसे प्रोफेसरों ने गवाही दी कि मैं एक विधर्मी था या मैं शैतान की पूजा कर रहा था, और छात्रों की शिकायतें बढ़ती गईं, अंततः मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं कुछ नहीं कर सकता था। जब मैंने अपनी आंखों के सामने अकादमी में लोगों को परेशान करती हुई बुरी आत्माओं को देखा तो मैं स्थिर नहीं रह सका। हालांकि मुझे पता था कि उन हरकतों की वजह से दूसरे लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे, फिर भी मैंने अपनी हरकतों को सही ठहराने की कोशिश की, यह सोचकर कि मुख्य किरदार के मंच पर आने से पहले अकादमी को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए।
लेकिन दिल ही दिल में मैं जानता था कि मेरे कार्य उससे कहीं अधिक स्वार्थी और आत्मकेंद्रित थे। छात्रों को बुरी आत्माओं से पीड़ित देखकर मुझे अपने अतीत की याद आ गई, उस आघातग्रस्त बच्चे की याद आ गई जो 2 जन्म जीने के बाद भी सही गलत या जीने का अर्थ नहीं जानता था। खैर, मैंने अपने तरीके से बुरी आत्माओं से लड़ना शुरू कर दिया। और इसका परिणाम यह निकला, मनोरोगी, विधर्मी, शैतान का उपासक। मुझे इसी तरह का लेबल दिया गया था। इसमें कोई नवीनता नहीं थी, यह बल्कि दिल तोड़ने वाला और उबाऊ था, क्योंकि मैं स्कूल के दिनों से ही ये नाम सुनता आ रहा था। भले ही दुनिया बदल जाए, अंत में लोग वही सोचते हैं। इसके बारे में सोचने पर यह थोड़ा अजीब लगता है। वैसे भी, अगर मुझे नौकरी से निकाल भी दिया जाए, तो भी मुख्य पात्र अकादमी में प्रवेश करेगा और अच्छा प्रदर्शन करेगा। इसमें बुरी आत्माओं से संबंधित एक संक्षिप्त घटना भी थी, लेकिन वह उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। मुझे लगा कि इस दुनिया में इतने सारे भूत हैं कि उस महत्वहीन घटना को इतनी संक्षिप्तता से समाप्त करना उचित नहीं होगा, लेकिन इसके विपरीत ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें देखने वाला मैं अकेला ही था, इसलिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मुझे यह सोचकर हंसी आ गई कि मैं अकेले ही बेवजह इतना हंगामा कर रही थी, और नतीजा यह निकला। खाना तैयार है। दरवाजे के बाहर खड़ी नौकरानी की आवाज से मेरे विचारों में खलल पड़ा। मैं सीधे भोजन कक्ष की ओर जाने ही वाला था, लेकिन दरवाजा खुला और एक नौकरानी खाने की गाड़ी को अंदर धकेलती हुई आई। इसका अर्थ क्या है? यहाँ खाना लाने का मतलब है कि आपको यहाँ अलग से खाना होगा, न कि भोजन कक्ष में दूसरों के साथ। जब मैंने भौहें चढ़ाकर पूछा, तो नौकरानी ने डर से सिर झुकाकर जवाब दिया, प्रभु ने हमें ऐसा करने का निर्देश दिया है। स्वामी ईश्वर को अब से इसी कमरे में रहना और निवास करना है। मेरा भाई? मेरे माता पिता दोनों का देहांत हो गया था, और अब मेरे बड़े भाई डेरियस वर्डी घर के मुखिया बन गए थे। इसके अलावा अब से मास्टर ड्यूस को बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार का संपर्क रखने की मनाही है। नौकरानी को दोबारा सिर झुकाते देख मैं अनजाने में अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं पाई। यहां अफवाहें पहले ही फैल चुकी हैं। वेडी परिवार के दूसरे बेटे, जिसे अकादमी से निकाल दिया गया था, के बारे में अफवाहें फैल रही थीं कि वह एक शैतान उपासक था, और यह अफवाह उत्तर में नॉर्थ वेडन तक फैल गई थी। मेरा भाई कहाँ है? मैं उससे व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा। चूंकि मैं इस तरह के बंधन में नहीं रह सकता था, इसलिए मैं तुरंत बहस करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर सका। नॉर्थ वेडन पर्वतमाला को पार कर रहे प्रवासियों के कारण लो लॉर्ड अब सेना भेज रहा है। जैसे ही मेरी भौहें और भी सिकुड़ गईं, नौकरानी ने घबराहट और आश्चर्य के साथ जल्दी से बात की। स्वामी जी, जब आपका खाना खत्म हो जाए तो मैं बर्तन साफ कर दूंगा। इतना कहकर नौकरानी चली गई। जैसे ही मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़कर दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, मुझे कमरे को एक गहन माना आवरण से सुरक्षित महसूस हुआ। मैं वास्तव में डेरियस की मुझे यहां कैद रखने की प्रबल इच्छा को महसूस कर सकता था। क्या उसने अपने अज्ञानी छोटे भाई को, जो वर्डी परिवार के इतिहास में एक काला धब्बा बन सकता था, शुरुआत में ही कैद कर लिया था? मैंने परिवार के मुखिया के रूप में उनके फैसले का सम्मान किया। ऐसी स्थिति में जब पूरे परिवार पर शैतान की पूजा करने का आरोप लग सकता था, उन्होंने तुरंत अपने छोटे भाई से संबंध तोड़ लिया और स्थिति को सुधार लिया। लेकिन मैं स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे उस नायक की मदद के लिए आधार तैयार करना था जो इस साल अकादमी में प्रवेश करेगा। खाना वहीं छोड़कर मैंने अपने हाथ पीठ पीछे किए और खिड़की की ओर चल पड़ा। आज सदाबहार सफेद और नीले रंग के नॉर्थ वेडन की हवाएं काफी तेज थीं। अनुचित व्यवहार और भाषण के कारण प्रोफेसर वर्डी को बर्खास्त कर दिया गया है। इस वजह से उनके द्वारा लिए जाने वाले व्याख्यान रद्द कर दिए गए हैं, इसलिए जिन छात्रों ने उनके व्याख्यानों के लिए आवेदन किया था, वे जल्द से जल्द अकादमिक मामलों की सहायता टीम से संपर्क करें। व्याख्यानों के नाम इस प्रकार हैं। इसके बाद प्रसारित कार्यक्रम से आश्चर्यचकित हुई मेलिन चौंकने से खुद को रोक नहीं सकी, क्योंकि प्रोफेसर वर्डी ही माना हार्मनी और आत्मा और माना के बीच संबंध पर उन दोनों व्याख्यानों के प्रभारी थे जिनके लिए उन्होंने आवेदन किया था। अरे यार, ऐसा क्यों? वैसे भी उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। यह सामान्य बर्खास्तगी जैसा भी नहीं लग रहा था, बल्कि काफी गंभीर मामला था। धिक्कार है। मैंने तो समय सारिणी बना ली थी, लेकिन अब यह सब क्या हो रहा है? मेलिन ने अपने बैंगनी बालों को सहलाते हुए झुंझलाहट दिखाई। कल ही की बात है जब द्वितीय वर्ष की छात्रा ने अपने टाइम टेबल को देखकर संतोष भरी मुस्कान बिखेरी थी, जिसे उसके प्रथम वर्ष के विपरीत बहुत ही सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। लेकिन यह सब अभी क्यों हो रहा था? उफ, कितना परेशान करने वाला है। उसने प्रोफेसर वर्डी के बारे में कुछ अजीब अफवाहें सुनी थी, जैसे भोर होते ही वह अकादमी के गलियारों से गुजरता है और किसी से बात करता है। वह दीवार पर कागज के अजीबोगरीब टुकड़े चिपकाकर प्रार्थना करता है। और वह छात्रों को सावधान रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि उनकी पीठ पर कुछ अजीब सी चीज बंधी हुई है। वह जानती थी कि मूर्ति पूजा की अफवाहें व्यापक रूप से फैली हुई थीं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी अचानक बर्खास्त कर दिया जाएगा। उफ, बहुत परेशान करने वाला। कठोर शब्दों का उच्चारण करते हुए मेलिन ने अपना हाथ अपने वस्त्र की जेब में डाला। क्या उसे यह सोचना चाहिए कि यह काफी अच्छा था, क्योंकि यह सेमेस्टर शुरू होने से पहले हुआ था? सौभाग्य से वह छुट्टियों में अपने गृहनगर वापस नहीं गई और अपने छात्रावास में ही रही, इसलिए उसे यह खबर जल्दी मिल गई।
शैक्षणिक मामलों की सहायता टीम। यह जानते हुए कि यह पहली मंजिल पर है, मेलिन ने तनाव भरे कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। मुझे बिना किसी कारण के शेष व्याख्यानों में प्रवेश न करने दें। उसने पहले यह देखने का फैसला किया कि अकादमी क्या करेगी। लेकिन इस मामले में क्या वे उसी समय पर एक और व्याख्यान आयोजित करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे? मुझे किसी अजीबोगरीब व्याख्यान में मत डालो क्योंकि मेरे पास कोई व्याख्यान नहीं है। इसके लिए प्रार्थना करते हुए जब मेलिन केंद्रीय सीढ़ियों से पहली मंजिल पर उतर रही थी, तभी किसी ने उसका ध्यान आकर्षित किया। हम्मा! केंद्रीय बरामदे पर एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। उसका रूप रंग भयावहता का साक्षात उदाहरण था। उस व्यक्ति के चारों ओर गहरे नीले रंग की ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी और उसके आसपास का स्थान भी विकृत हो गया था। इसके अलावा जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वह यह है कि दाहिना हाथ नहीं है। दाहिना हाथ न होने के बावजूद उसकी बाईं कमर पर तलवार पहने हुए उसका दिखना बहुत ही विचित्र था। उस तरह से तलवार निकालना बहुत असुविधाजनक होगा। सहज रूप से मेलिन को एहसास हुआ कि वह एक साधारण व्यक्ति नहीं था। जैसे ही उसने यह देखने के लिए चारों ओर देखने की कोशिश की कि क्या वहां कोई है। टॉक! मेलिन का दाहिना पैर पहली मंजिल के गलियारे को छू गया। जो व्यक्ति अपनी पीठ दिखा रहा था उसने तुरंत अपना शरीर मोड़ा और मेलिन की ओर दौड़ पड़ा। स्विश! तेज हवा चली और अगले ही पल वह उसके सामने खड़ा हो गया। मेलिन अनजाने में पीछे हट गई, अपने नितंबों के बल गिर पड़ी और परिणामस्वरूप सीढ़ियों पर बैठ गई, जिससे उसका पैर गलियारे से हट गया। जिस व्यक्ति ने पहले ही अपनी तलवार निकाल ली थी उसने भी इसे देख लिया। धीरे से तलवार को म्यान में वापस रखते हुए वह बेपरवाही से अपनी मूल स्थिति में लौट आया। मेलिन को यकीन था कि अगर उस आदमी ने तलवार को अपनी बाईं कमर के बजाय दाईं कमर पर पहना होता और उसे निकालने में अतिरिक्त समय न लगा होता तो वह अब तक मर चुकी होती। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि कंकाल। उस आदमी का चेहरा कंकाल जैसा था, उस पर त्वचा नहीं थी और उसकी आंखों के गड्ढों में केवल ज्वाला जैसी नीली रोशनी जल रही थी। अकादमी में मरे हुए लोग। ठंडे पसीने से तरबतर हो रही मेलिन धीरे धीरे शर्म से लाल हो गई, यह महसूस करते हुए कि यह केवल डर के कारण बहाया गया ठंडा पसीना नहीं था। इस बात की पुष्टि किए बिना भी कि क्या कंकाल उस पर दोबारा हमला करना चाहता था, उसने शर्म से अपना चेहरा हाथों से छिपा लिया।